गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ सुनील कुमार पंत और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्स। तो फोर्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स जब किसी भी रिजिड बॉडी पर हम लगाते हैं तो वो कितने तरह के मोशन कर सकती है। तो एक तरह का मोशन होता है कि बॉडी पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद बॉडी सीधे चल पड़ी, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरे तरह का मोशन जो रिजिड बॉडी करती है उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। उसमें हम क्या करते हैं कि बॉडी को किसी जगह पर फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो क्योंकि बॉडी फिक्स है एक जगह पर और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी सीधे चलने की बजाय बॉडी गोल घूमने लगती है, तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब इसके बाद अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क होता क्या है? अगर कोई बॉडी किसी जगह पर फिक्स्ड है तो उसका जो एक्सिस होता है जहाँ पर वो फिक्स है और वहाँ पर जो एक्सिस है उस एक्सिस से आप कितनी दूरी पर फोर्स लगा रहे हैं, आपको वो दूरी पता होना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम उसको कहेंगे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है और दूसरा फोर्स है। अगर आप इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूरी से तो ये जो फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है फोर्स पर और दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ध्यान रखिए, ये डिस्टेंस कहाँ से होनी चाहिए? ये डिस्टेंस होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी और फोर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, इसके बाद हम समझते हैं कि एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स की क्या है। तो एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स की न्यूटन मीटर है। तो न्यूटन मीटर क्यों है? क्योंकि एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन है और एसआई यूनिट डिस्टेंस की मीटर है। तो ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट आपको देगी न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट जो मोमेंट ऑफ फोर्स का है, क्योंकि सीजीएस यूनिट फोर्स का डायन होता है और सीजीएस यूनिट डिस्टेंस का सेंटीमीटर होता है, तो सीजीएस यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स का डायन सेंटीमीटर है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स का न्यूटन मीटर है और सीजीएस यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स का डायन सेंटीमीटर है। अब हमको ये जानना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो एक न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 7 डायन सेंटीमीटर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक न्यूटन मीटर 10 की पावर 7 डायन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑलराइट, तो अब हम डेली लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो डेली लाइफ एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब हम समझेंगे अपने डेली लाइफ में कि हम किस तरीके से इस मोमेंट ऑफ फोर्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम सब लोग उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो है दरवाजा। दरवाजा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फिक्स होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी हिंजेस वाला एरिया होता है जहां पे वो दीवार से सटा हुआ है। उसका जो डोर नॉब होता है, यानी जो जिस नॉब से हम दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, वो डोर नॉब जो होता है दरवाजे के बिल्कुल एंड पर लगा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने आपको समझाया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा जो डोर नॉब है वो बिल्कुल एंड पर लगा है, यानी मैक्सिमम दूरी पर लगा है। क्योंकि वो मैक्सिमम दूरी पर लगा है तो जब हम दरवाजा खोलेंगे तो हमको बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स वहां पर कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दरवाजे को बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले ज़माने में क्या होता था कि जब मिक्सर नहीं था तो हम लोग ग्राइंड करने के लिए गांव के इलाकों में एक पत्थर वाला सिस्टम होता था जिसमें एक पत्थर नीचे और एक पत्थर ऊपर होता था और उसके बीच में होल होता था। तो उससे हम गेहूं को पीसते थे।
तो उसका एक हैंडल होता था जो बिल्कुल बाहर पर लगाया जाता था, उस छेद से बिल्कुल बाहर पर लगाया जाता था। तो वो क्यों किया जाता था? फिर से वही प्रिंसिपल लगेगा जो दरवाजे के पर लगा था, क्योंकि दूरी अगर ज़्यादा होगी तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा वहाँ पे हमारा जो एफर्ट है वहाँ पे वो घट जाएगा। तो ये सारे उदाहरण मैंने आपको बताए मोमेंट ऑफ फोर्स के, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास मोमेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है? जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के कारण वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं, जब भी आप किसी रिजिड बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट की। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पे हमने फोर्स लगाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बॉडी घूमी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी तरीके से क्लॉकवाइज मोमेंट में हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बॉडी जो घूमती है हमारी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो ये बात की हमने 2 तरह के मोमेंट्स की। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है और जो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दोबारा मैं इस बात को दोहराऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसके इक्वल होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम कवर अप करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडीज की। यहां पर रिजिड बॉडीज जो होती हैं वो सिर्फ एक पॉइंट से नहीं बनी होती हैं। रिजिड बॉडी को आप मान सकते हैं कि वो बहुत सारे पॉइंट्स उस रिजिड बॉडी में होते हैं। अगर इस तरह का रिजिड बॉडी है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे मास के पॉइंट्स होते हैं जिनसे ये रिजिड बॉडी मिलकर बनी हुई होती है। इस बॉडी को अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं किसी एक पॉइंट पर, आप ये समझिए कि ये बॉडी 100 पॉइंट से मिलकर बनी है और हर एक पॉइंट पर ग्रेविटी की वजह से 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो क्योंकि ये बॉडी 100 पॉइंट से बनी है और एक पॉइंट पर ग्रेविटी की वजह से 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये जो 100 पार्टिकल्स हैं इन पर 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस बॉडी को बैलेंस करें, नीचे गिरने से बचाएं, तो आप क्या करेंगे? आप बॉडी को इस तरीके से अपने हाथ में रख लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप पूरी बॉडी को अपने हाथ में ना रखने के बजाय आप सिर्फ एक पॉइंट पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाइए। जब उसे आप अपने हाथ पे रखते हैं तो आप क्या करते हैं? क्योंकि ग्रेविटी जो है बॉडी को 100 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींच रही है, तो आप 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाते हैं बॉडी पर ताकि बॉडी गिरने से बच जाए। अभी मैं बात कर रहा हूं कि आप 100 न्यूटन का फोर्स बॉडी पर न लगा के किसी एक पॉइंट पर लगाइए और देखिए कि आप बॉडी बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल कोने से। तो आपने बॉडी के बिल्कुल कोने वाले पॉइंट पर फोर्स लगाया, आपको पता है आपकी बॉडी इस तरफ को गिर जाएगी। ऐसे करते 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 आपने 99 पॉइंट्स पर लगाया, लेकिन आप 100 न्यूटन का जो फोर्स आपने एक पॉइंट पर लगाया ऊपर की तरफ को, तो आप बॉडी को गिरने से नहीं बचा पाए। लेकिन बॉडी में कहीं एक पॉइंट है जहां पर अब जब फोर्स लगाएंगे उस एक पॉइंट पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो बॉडी वहां पर क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो पूरी बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है पूरी बॉडी की तरह? एक बार मैं फिर से इसको दोहराता हूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। पूरी बॉडी 100 न्यूटन के फोर्स से नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हो रही है। आपने 100 न्यूटन का फोर्स बॉडी पर ऊपर की तरफ को लगाया, बॉडी पर लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ को बॉडी पर लगाया और बॉडी बैलेंस हो गई। अब आपने क्या किया? वही 100 न्यूटन का पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट पे लगाया, बॉडी पर नहीं लगाया, एक पॉइंट पर लगाया और बॉडी अभी भी बैलेंस हो गई है, गिरने से बच गई है। तो वो एक पॉइंट जो है किसकी तरह काम कर रहा है? बॉडी की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है वो पूरी बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है और हम ये मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास और वेट वहां पर कंसंट्रेट है।
यानी पूरी बॉडी का मास और वेट उस पॉइंट पर है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट्स पर होता है। अगर आप एक सर्कल को लें तो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे होता है। अगर आप ट्राइंगल को लें तो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जो 3 मिडेन्स होती हैं जहां पर वो मिलती हैं। मिडेन्स मैं बता दूं, अगर ये ट्राइंगल है तो इस कोने से आपने एक लाइन खींचा, इस कोने से लाइन खींचा, इस कोने से लाइन खींचा, जहां पे ये तीनों लाइंस आपस में मीट करती हैं या कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, और वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ट्राइंगल का लाई करता है। ऐसे ही स्क्वायर आप ले लीजिए, स्क्वायर के सेंटर पे लाई करेगा। कैसे सेंटर पे लाई करेगा? फिर से आप 2 डायगोनल्स बनाइए स्क्वायर के अंदर, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए होगा, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ऐसे ही स्फेयर के लिए होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पर आती है सिलेंडर के लिए। सिलेंडर को आप क्या करेंगे, सिलेंडर की 2 एक्सेस आप बनाएंगे, एक इस तरफ से आपने बनाई, एक ऊपर से बनाई, जहां पर ये कट करेगा वहां पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का लाई करेगा। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल दिए वो सारी रेगुलर शेप के एग्जाम्पल दिए। अब मैं जब कह रहा हूं रेगुलर शेप, मतलब ये शेप्स हमको पता है कि ये सर्कल है, ये स्फेयर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है। मान लीजिए कोई बॉडी ऐसी है जिसका कोई शेप नहीं है, वो आड़ी टेढ़ी तिरछी सी बॉडी, आपने कोई पत्थर उठाया या कागज का टुकड़ा उठाया जिसको आपने फाड़ दिया है ऐसे करके, और अब उसका कोई शेप नहीं है, तो अब आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? तो आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे एक मेथड से जिसको हम कहते हैं प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन, तो लाइन पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब हम जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का निकालेंगे तो हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने बॉडी को लिया जो हमारी इर्रेगुलर शेप बॉडी है, उसको हैंग किया एक पॉइंट से, और पॉइंट पर हैंग करने के बाद जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ हमने उसको हैंग किया है वहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे। फिर हम इस पॉइंट के परपेंडिकुलर सरफेस पे दोबारा से उस पर हैंग करेंगे और हैंगिंग पॉइंट से फिर एक लाइन खींचेंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो उस इर्रेगुलर बॉडी का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये इस तरीके से हम इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं।